हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार, कर हर मैदान फतेह। तो सरकार फतेह करने के लिए हम आपके साथ हैं एंड सर आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है। लगा दो अपना पूरा दम क्योंकि अपना वक्त आ गया है। अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया है। आइए सरकार, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर नंबर 3। सरकार सबसे पहली बात सेक्शन नंबर 12, 13, 14। सेक्शन नंबर 12 है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन नंबर 13 है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन नंबर 14 व्हेनेवर देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। सरकार बसंती जयवीरू। हाँ जी सर, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या सर, गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा सर? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे भी सप्लायर लायबल है टैक्स पे करने के लिए, वहां पे डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर हाँ सर, नोटिफिकेशन नंबर 66 ऑफ 2017 ने कहा क्या कि अगर गुड्स के केस में एडवांस रिसीव होता है, अगर गुड्स के केस में एडवांस रिसीव होता है तो ऐसे केस में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बच्चों ध्यान देना बेटा, अगर टाइम ऑफ सप्लाई की बात करें, अगर हम टाइम ऑफ सप्लाई की बात करें तो ऐसे केस में सर गुड्स 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 के केस में बात कर रहा हूं मैं आपसे कि एडवांस रिसीव होने पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। पर टाइम ऑफ सप्लाई की बात करें सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के लिए, तो टाइम ऑफ सप्लाई तो आ गया है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट। तो जितना एडवांस आ गया है वो सप्लाई के स्कोप में आ गया है, क्योंकि वहां पे सप्लाई हो गया है, एडवांस रिसीव हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई भी हो गया है। पर हां सर, उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। आई रिपीट, अगर कभी भी एडवांस रिसीव हुआ है तो सिंस वो सप्लाई के स्कोप में आ गया, भले वो गुड्स की बात कर रहा हूं मैं, टाइम ऑफ सप्लाई भी आ गया है, पर सिंस वो गुड्स है उस पर टैक्स पे नहीं करना है। पर सिंस सप्लाई हो गया, इसलिए जितना अमाउंट एडवांस में आया वो टर्नओवर का पार्ट बनेगा। ध्यान देना बच्चों, एग्जाम में गलती होती है इसलिए मैंने पॉइंट को एम्फेसिस देके बताया। आई रिपीट सर, गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। पर एडवांस अगर रिसीव हुआ है तो आपको उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, इसलिए वो टर्नओवर का पार्ट बनता है। क्लियर, डन। सेकंड थिंग, अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया तो इफेक्टिवली क्या होगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस पे आपको टैक्स पे करना है, टैक्स की लायबिलिटी आएगी। पर अगर आपने इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया, सर जो आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए इस सेक्शन नंबर 31, उस टाइम के अंदर अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया तो जब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था वही क्या हो जाएगा बेटा? टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा, हम सर्विसेज की बात नहीं करें, सर्विसेज में 30 दिन का वक्त मिलता है टू इशू द इनवॉइस। गुड्स के केस में 30 दिन का वक्त नहीं मिलता है। गुड्स के केस में इनवॉइस कब इशू करना पड़ता है बच्चा? सर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस मतलब इनवॉइस कब इशू करना पड़ेगा? जब आप गुड्स रिमूव कर रहे हो उस दिन या उससे पहले। पर अगर आपने जहां पर मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, तो जब मैंने गुड्स अवेलेबल कराया कस्टमर को, व्हेन द गुड्स वर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर, इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ द गुड्स जब मैंने कस्टमर को कर दिया, तभी क्या हो गया बच्चा? सर वो टाइम आ गया जब आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, उस टाइम उससे पहले। अच्छा, अगर सेल ऑन अप्रूवल बेस पे है तो 6 मंथ के अंदर या तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है, या फिर सर या तो अप्रूवल आ गया बेटा उसका। सेल ऑन अप्रूवल बेस में क्या होता है? इनवॉइस कब इशू करना पड़ता है? या तो सप्लाई हो गया या 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल व्हिचएवर इज अर्लियर, उस दिन मान लेंगे सप्लाई हो गया और आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है। सर कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स अगर है तो कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में क्या होता है बच्चों? सर या तो सप्लायर क्या करेगा? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करेगा रेसिपिएंट को पीरियडिकली, या फिर पीरियडिकली रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी या तो रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट कर रहा है या फिर सप्लायर रेसिपिएंट को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू कर रहा है, तो उस दिन उतने अमाउंट का उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। क्लियर? तो सर उसके अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। तो जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था उस दिन या उससे पहले आपने इनवॉइस इशू कर दिया तो वो टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। नहीं तो जब इनवॉइस इशू करना चाहिए था वही क्या हो जाएगा बच्चों? टाइम ऑफ सप्लाई। और जितना पेमेंट एडवांस आया है उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, पर वो टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा क्योंकि वो उसके रेस्पेक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई आ गया है। सरकार आइए सर, ये था क्या? सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 रिलेटेड प्रोविजंस। अच्छा, मैं पहले गुड्स के बारे में बता रहा हूं फिर सर्विसेज की बात करूंगा। सर सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे भी रेसिपिएंट लायबल है वहां पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। रेसिपिएंट के एंगल से देखना, रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स सर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 31st डे और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर व्हिचएवर इज अर्लीस्ट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर क्या होता है? जिस दिन सर रेसिपिएंट ने पेमेंट कर दिया, मतलब अपने बुक्स में एंट्री कर दी रिगार्डिंग पेमेंट, या फिर डेट ऑफ डेबिट इन हिज बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो सरकार डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस वहां से 31st डे, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर व्हिचएवर इज अर्लीस्ट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, जहां पर रेसिपिएंट लायबल होगा। और अगर इन फॉलोइंग 3 इवेंट से, जो हमने 3 इवेंट बात करी बेटा, उनसे अगर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आता जब, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट ने जब अपने बुक्स में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया होगा, वो खर्चा बुक किया होगा, वही क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। ये था सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 4 बोलता है क्या? जहां पे वाउचर और कूपन के केस में आप गुड सप्लाई कर रहे हो वाउचर और कूपन के थ्रू, तो ऐसे केस में इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, मतलब पता है कि गुड्स कौन सा सप्लाई होने वाला है, जैसे ज्वेलरी केस में ज्वेलरी ही सप्लाई होगा तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर ही क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, तो ऐसे केस में सर डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। जैसे बिग बाजार का वाउचर है तो जब रिडीम कराओगे वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा बच्चों। क्लियर, डन। सरकार सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 5 बोलता है कि अगर टाइम ऑफ सप्लाई सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 से नहीं आ रहा है तो रेसिडुअल प्रोविजन बोलता है अगर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी इन एनी अदर केस, जैसे बिल्कुल ही चोर भाई इन्वेस्टिगेशन पता पड़ा कि आप रजिस्टर्ड भी नहीं हो, रजिस्ट्रेशन के लायबल थे, टैक्स पे करना है, तो ऐसे केस में डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 6 बोलता है क्या? अगर आपने ओवर एंड अबव द
प्राइस, कस्टमर से कुछ इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट, फीस वगैरह चार्ज करी, तो हमने सेक्शन 15 में पढ़ा किया, वो भी वैल्यू का पार्ट बनता है। पर उस इंटरेस्ट वाले पोर्शन के लिए टाइम सप्लाई क्या आएगा, जब वो इंटरेस्ट रिसीव होता है। सर जो वो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन आपको रिसीव हो रहा है वो टाइम सप्लाई। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का सप्लाई किया था ओरिजिनली जनवरी महीने में, तो 10 लाख के लिए टाइम सप्लाई तो जनवरी में आ गया, पर सर उसने कस्टमर ने आपको पेमेंट किया कब, जुलाई महीने में विथ इंटरेस्ट या विथ लेट पेमेंट फी। तो उस लेट पेमेंट फी के लिए टाइम सप्लाई कब आएगा, वो जुलाई या अगस्त महीना जब पेमेंट आता है बेटा। क्लियर, व्हेन सच पेमेंट इज रिसीव्ड। क्लियर, अगर आपको इंटरेस्ट डिलेड पेमेंट चार्ज रिसीव हो रहा है तो वो जब रिसीव होता है वो टाइम सप्लाई है। ओरिजिनल बिल के लिए तो टाइम सप्लाई ऑलरेडी आ गया सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के हिसाब से बचा। क्लियर, डन। ये था क्या, सेक्शन 12 खत्म होता है। अब आइए बच्चों सेक्शन नंबर 13 की तरफ बात करते हैं हम। सर सेक्शन 13 इज रिगार्डिंग सर्विसेज, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर अगर आपने सर्विस कंप्लीशन के सर्विस प्रोवाइड जब करी आपने उसके 30 डेज के अंदर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। जितना एडवांस आया है उतने रेस्पेक्ट में आपको टाइम सप्लाई आ जाएगा। ध्यान देना, सर्विसेज की बात कर रहा हूं, एडवांस पे टैक्स पे करना होता है। पर अगर एडवांस का अमाउंट इज अप टू ₹1000, एडवांस का अमाउंट इज अप टू ₹1000, तो हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आपकी चॉइस है कि अभी टैक्स पे करना है या जब आप इनवॉइस इशू करोगे तभी टैक्स पे करना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ देना बेटा, सर डेट ऑफ कंप्लीशन सर्विस, सर किस दिन मानेंगे सर्विस कंप्लीट होगी, जिस दिन सर्विस प्रोवाइडर का ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गया टुवर्ड सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रेसिपिएंट, ये मान लेंगे क्या, सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस क्या हो गई बेटा, कंप्लीट हो गई है। अच्छा ध्यान देना बेटा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, क्या बोला सर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। पर हाँ सर एडवांस मान लो अमाउंट जो आया 10 लाख में से 1 लाख की एडवांस है तो 1 लाख की लाइबिलिटी भी आएगी। अच्छा सर इनवॉइस कब इश्यू हो जाना चाहिए बेटा, सर इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड विद इन 30 डेज। इन केस ऑफ सर्विसेज 30 दिन का वक्त मिलता है, जिस दिन सर्विस प्रोवाइड करी, जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई उसके 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। पर बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी के केस में 45 डेज का टाइम दिया है साहब। क्लियर, और 45 डेज में बिल इशू करना पड़ेगा। और कंटिन्यू सप्लाई सर्विस देना वहां पे 30 दिन का वक्त नहीं मिलता। कंटिन्यू सप्लाई सर्विस के केस में बोल दिया क्या, इन केस ऑफ कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विसेज इनवॉइस जो इशू करना पड़ेगा वो डिपेंड करता है क्या, 3 केस में। अगर कोई इवेंट फिक्स है ऑन द हैपनिंग ऑफ विच रेसिपिएंट पे लायबिलिटी टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर, तो जिस दिन वो इवेंट हुआ है उस दिन मान लेंगे उतने अमाउंट की सर्विस क्या हो गई बेटा, कंप्लीट। सेकंड, अगर कोई पेमेंट का ड्यू डेट फिक्स है, जैसे पोस्टपेड कनेक्शन के केस में, टेलीफोन बिल के केस में ड्यू डेट फिक्स होता है ना पेमेंट का, उस दिन उससे पहले आपको उतने अमाउंट का बिल इशू करना पड़ेगा। और थर्ड, अगर ना इवेंट ऐसा कोई फिक्स है ना ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फिक्स है, तो ऐसे केस में जब जब रेसिपिएंट सप्लायर को पे करेगा तब तक उतने अमाउंट के लिए उसके टाइम सप्लाई आ जाए, उतने अमाउंट के लिए उसको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और हाँ ध्यान देना बेटा, इनवॉइस टाइमली इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, नहीं तो कंप्लीशन जितना पोर्शन कंप्लीट हो गया है कंटिन्यू सप्लाई सर्विस के केस में उतना पोर्शन और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, यहां 30 दिन का वक्त नहीं मिलता। क्लियर, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, सर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था और बीच में सप्लाई अगर कॉन्ट्रैक्ट सीज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया बच्चा, कैंसिल हो गया, तो जितने वैल्यू की सर्विसेज कंप्लीट हो गई उतने वैल्यू की आपको इनवॉइस उस दिन उससे पहले ही आपको इशू करना पड़ेगा। क्लियर, डन। तो ये हो गया क्या, इनवॉइस कभी इशू करना पड़ता है। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, टेलीकॉम कंपनी और नोटिफाइड सप्लायर अगर नोटिफाई होंगे तो वहां बोल दिया क्या, ये लोग अगर अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विस दे रहे हैं तो ये चाहे तो सर क्वार्टरली सिंगल बिल भी इशू कर सकते हो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर, या फिर जब इन्होंने वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया बुक्स ऑफ अकाउंट में उस दिन, या फिर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर ड्यूरिंग विच सच सप्लाई वाज कंप्लीटेड, तो सर ये इनको इनवॉइस इशू कर सकते हैं लोग। और अगर इनवॉइस टाइमली इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, नहीं तो कंप्लीशन और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और हाँ सर इन इवेंट्स अगर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आ रहा तो ऐसे कैसे बोल दिया क्या, जिस दिन रेसिपिएंट ने अपने बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अगर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, कंप्लीशन ऑफ सर्विस, रिसीट ऑफ पेमेंट नहीं पता पड़ रहा है तो अच्छा डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट कब मानेंगे बेटा, जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने एंट्री पास कर दी वो दिन, या एक्चुअल क्रेडिट इन योर बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर। जब रेसिपिएंट के एंगल से बात करते हैं तो उसकी बुक्स में डेबिट कब, उसकी बुक्स में एंट्री करी, उसके बैंक में डेबिट कब हुआ, उसके वो पैसा पे करा ना, रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज की बात करते तो जब सप्लायर की बात करते हैं सप्लायर लायबल होता है, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट मतलब जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में उसने पेमेंट की एंट्री कर दी वो दिन, या एक्चुअल क्रेडिट इन हिज बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर। क्लियर, डन। सरकार आइए सेक्शन में 12 सबसेक्शन 3 13 सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट, और सॉरी रेसिपिएंट लायबल है ना यार, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल है तो रेसिपिएंट जब पेमेंट करेगा डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस है 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और सर डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर व्हिचएवर इज अर्लियर। डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट मतलब एंट्रिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट रिगार्डिंग पेमेंट या एक्चुअल डेबिट इन हिज बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट। सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 खत्म होता है अब। और हाँ इन दोनों इवेंट्स अगर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आ रहा तो जिस दिन रेसिपिएंट ने अपने बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया वही क्या हो जाएगा बच्चे, टाइम ऑफ सप्लाई। और हाँ यहाँ पे ध्यान रखना एक एक्सेप्शनल प्रोविजन क्या है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। एसोसिएटेड एंटरप्राइज अगर मान लो आपका एसोसिएटेड एंटरप्राइज का है आउट ऑफ इंडिया है, उससे अगर आपने कोई सर्विसेज क्या करी बच्चे, इंपोर्ट करी है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम योर एसोसिएटेड एंटरप्राइज, तो वहां गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम 61st डे तक इंतजार नहीं करेंगे, वहां बोल दिया कि डेट ऑफ एंट्रिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन और एक्चुअल मेकिंग पेमेंट ऑफ
कंसिडरेशन टू द सप्लायर विच एवर इज अर्लियर। सर मतलब यहाँ 61st डे का इंतजार नहीं करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास करी वो, या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। ध्यान देना बच्चा, इस तरह के एक्सेप्शनल प्रोविजन रिवीजन में अगर आपने ध्यान नहीं दिए तो ऐसे केस में क्वेश्चन जब एग्जाम होता है इस तरह के एक्सेप्शनल प्रोविजन का ही बनता है। सो अच्छे से पढ़े, क्योंकि सर केवल कंटेंट खत्म करना शुड नॉट बी टारगेट, इट शुड बी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। आइए सरकार, माहौल और हाँ फास्ट भी होना चाहिए सर, वरना रिवीजन नहीं हो पाएगा। ओके सरकार, ये था क्या सर्विसेज के लिए। अच्छा सर ध्यान देना, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 4, 5, 6 एब्सोल्युटली सेम जो गुड्स के लिए थे मैं बोलता हूं बेटा आपके लिए। वाउचर के केस में सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। रेसिडुअल प्रोविजन सबसेक्शन 5 बोलता है क्या, अगर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई, नहीं तो डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर ओवर एंड अबाउट द प्राइस आपको इंटरेस्ट, लेट पेमेंट फी एटसेट्रा रिसीव हो रहा है तो ऐसे केस में जब वो लेट पेमेंट फी रिसीव हो रहा है वही क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। पर ओरिजिनल वैल्यू के लिए तो जो हमने सबसेक्शन 2 पढ़ा था, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर, हाँ है ना भाई। और जो ओवर एंड अबाउट द प्राइस आपको जो इंटरेस्ट, डिलीट पेमेंट चार्ज रिसीव हो रहा है उसके लिए जब वो पेमेंट रिसीव होता है इंटरेस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट के टाइम सप्लाई कब आएगा, जब वो पैसा आता है बेटा। क्लियर, डन। आइए सरकार, बिल्डर्स के लिए सर जो रीडेवलपमेंट में प्रोजेक्ट जाते हैं बेटा, वहां पे पुराने, याद है बेटा कोई पुरानी सोसाइटी, बेटा बिल्डर क्या कर रहा है, सोसाइटी पुरानी बिल्डिंग तोड़ रहा है, नई बिल्डिंग बन रहा है, पुराने घर टूट रहे हैं, नए घर बनेंगे, पुराने दिल टूट रहे हैं, नए दिल जुड़ रहे हैं, तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा। तो सर ध्यान देना बेटा, डेवलपमेंट राइट जो ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट सोसाइटी कर रहा है बेटा, या कोई पर्सन कर रहा है बेटा, या फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर कर रहा है, या एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर कर रहा है, या लॉन्ग टर्म लीज पे लैंड दे रहा है किसको, प्रमोटर को। प्रमोटर क्या कर रहा है बेटा, उसके अगेंस्ट में नए फ्लैट बना के दे रहा है, प्लस हो सकता है कुछ मॉनेटरी कंसिडरेशन भी दे रहा है उनको। तो सर इसके लिए ये क्या हो गया, एक तरह से बार्टर हो गया बच्चे। तो सर सोसाइटी जो सप्लाई कर रहा है उसके लिए भी टाइम सप्लाई भी आ गया बेटा, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बिल्डर लायबल होता है इस पे टैक्स पे करने के लिए, प्रमोटर लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए, और बिल्डर जो फ्लैट बना के उनको दे रहा है या ऑफिस बना के दे रहा है तो उसके लिए भी टाइम ऑफ सप्लाई बिल्डर के लिए आएगा, बिल्डर को टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा बच्चे ध्यान देना बेटा, इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा सर, वो तो नॉर्मल सेक्शन से आ जाएगा बेटा, मतलब रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट बिल्डर लायबल है बेटा टीडीआर की वैल्यू पे बेटा। तो ऐसे केस में सर रिवर्स चार्ज में जब लायबिलिटी आती है तो 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर बच्चा। तो सर जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ इनके बीच में उससे 61st डे बेटा, या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट मतलब कंसिडरेशन दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ न्यू फ्लैट्स, न्यू फ्लैट तो बाद में बनेंगे बेटा, पर टाइम ऑफ सप्लाई तो अभी आ गया 61st डे बेटा। क्लियर, जबकि बिल्डिंग अब तक बनी नहीं है, बिल्डर का पूरा पैसा ब्लॉक हुआ हुआ साहब, अभी तो नई बिल्डिंग बनेगी उसको पैसा आएगा सर, तब जाके उसको सर फंडिंग आएगी उसके पास। सेकंड थिंग, सोसाइटी के एंगल से बात करें, सोसाइटी की जो डेवलपमेंट की वैल्यू बेटा उस पर भी टैक्स पे करना है बिल्डर को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। जब बिल्डिंग कंप्लीट होगी तब जाके उसको पैसा रिसीव होगा साहब, और टैक्स टाइम ऑफ सप्लाई तो अभी आ गया बच्चा उसके लिए। जो फ्लैट वो बेच रहा है, बिल्डर जो फ्लैट बेच रहा है सर उसकी बुकिंग ऑलरेडी कर दी उसने एग्जिस्टिंग मेंबर के लिए बेटा, होता ना जैसे मान लो 150 फ्लैट बन रहा है, 150 में से 50 फ्लैट एग्जिस्टिंग मेंबर के लिए दे दिए बेटा, क्योंकि डेवलपमेंट राइट उन्होंने ट्रांसफर किया, हमने 50 फ्लैट आपको पुराने जो फ्लैट तो तोड़ दिए और नए फ्लैट बना के दिए बेटा उसके लिए। तो 50 फ्लैट आपके लिए ऑलरेडी बुक हो गए, तो सर्विसेज तो एक तरह से क्या हो गया 100% पेमेंट आपको एडवांस में रिसीव हो गया इन द फॉर्म ऑफ टीडीआर बेटा। तो बिल्डर के लिए टाइम सप्लाई अभी आ गया क्योंकि पूरा पेमेंट उसको एडवांस में रिसीव हो गया इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन इन काइंड इन द फॉर्म ऑफ टीडीआर। तो उसके लिए टाइम सप्लाई क्या होगा सर, वो दिन जिस दिन एडवांस आ गया है, मतलब अभी जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ वही हो गया बच्चा उसके लिए। इसलिए सर सिंस बिल्डर को अभी के भी लायबिलिटी आ जाएगी दोनों पे टैक्स पे करने के लिए, इसलिए क्या कर दिया इसका सर लायबिलिटी शिफ्ट करने के लिए बोल दिया क्या, चिंता मत कर बिल्डर, सर तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा, पर कब, अभी मत पे कर, फैसिलिटी दे दी क्या, जिस महीने में जिस टैक्स पीरियड में कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा उस दिन, या डेट ऑफ सर फर्स्ट पोजीशन विच एवर इज अर्लियर, जिस टैक्स पीरियड में आएगा उस टैक्स पीरियड में उससे पहले कभी भी तू टैक्स पे कर देना, हमें कोई जल्दी नहीं है। मतलब कुल मिला के उसको टैक्स क्या क्या कर दिया सर, टैक्स पे करने के लिए उसको टाइम दे दिया कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तब पे कर देना, हमें अभी जल्दी नहीं है। टीडीआर की वैल्यू पे भी, और जो खुद का बिल्डिंग वो एक तरह से बुक कर रहा है, फ्लैट बुक कर रहा है, 50 फ्लैट्स बुक कर रहा है किसके लिए, एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए, उस पे भी बेटा। क्लियर। अच्छा हाँ, ये बात बताता हूं मैं आपको, जितने फ्लैट बुक हो गए हैं उतने प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे जीएसटी एग्जाम क्या, ऐसा हम आगे पढ़ेंगे, पर हाँ जितने भी टैक्स बन रहा है उस पर टैक्स कौन पे करेगा, बिल्डर। कब पे करेगा, जिस टैक्स पीरियड में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ रहा है या फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, उस टैक्स पीरियड में, उससे पहले कभी भी टैक्स पे करते हैं हमको जल्दी नहीं। सरकार बसंती जयवीरू सेक्शन नंबर 14 व्हेनेवर देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। अरे सर मान लो सर 1 अप्रैल से कोई गुड्स पे या कोई सर्विस पर रेट ऑफ टैक्स चेंज हो रहा है, सर मान लो कोई सर्विस है सर उस पर रेट ऑफ टैक्स अभी कितना है बेटा 18% बढ़ के कितना हो रहा है 28% हो रहा है, कब से 1 अप्रैल से बेटा। पर सर अगर कंप्लीशन भी पहले हो गया, इनवॉइस भी पहले इशू कर दिया, पेमेंट भी पहले आ गया, तो ऐसे केस में सर रेट बाद में चेंज हुआ उसका मतलब है नहीं बेटा। अच्छा रेट चेंज होने के बाद कंप्लीशन हुआ है, रेट चेंज होने के बाद इनवॉइस इशू हुआ, रेट चेंज होने के बाद पेमेंट आया, तो सर पूरा नई वाली जो रेट है वही लगेगी, पुराने से मतलब नहीं है। पर इन तीनों इवेंट के बीच में कभी रेट चेंज हुआ, पहले 18 था, अब कितना हो रहा है 28,
सर कंप्लीशन, इनवॉइस और पेमेंट, इन तीनों के बीच में कभी रेट चेंज हुआ तो ऐसे केस में क्या करेंगे? बसंती जयवीरू करेंगे। बसंती किसको मानने का बेटा? सर सप्लाई को। अरे हमने फुल कोर्स में बहुत शानदार तरीके से, फुल कोर्स है फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर हमने बहुत शिद्दत से बसंती जयवीरू के कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ाया हुआ है। और सर आपको पता है क्या, सर बसंती जयवीरू नाम लेते ही आपको शायद क्लिक कर रहा होगा, सर आप इनवॉइस या पेमेंट, सर दोनों में से किसी एक को जयवीरू मान लीजिए बेटा, बसंती मान लीजिए सप्लाई को। बसंती अकेली, जयवीरू साथ में, दोनों में जो पहले पहुंचेगा बसंती, उसकी बसंती के साथ कौन? जय। जय की बात माननी, बसंती के साथ कौन? वीरू। वीरू की बात माननी, भारत माता की जय। बसंती अकेली, जयवीरू साथ में, दोनों में जो पहले पहुंचेगा बसंती, उसकी बसंती के साथ कौन? जय। जय की बात माननी, बसंती के साथ कौन? वीरू। वीरू की बात माननी, भारत माता की जय। कुल मिला के कैरेक्टर बसंती का खराब हो रहा है, पर शायद कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। सर बसंती से कोई लड़ाई नहीं है, पर हाँ सर सेक्शन नंबर 14 आपको याद हो गया होगा। पर हाँ देश के लोग कौन बेटा? हिंदुस्तानी। सरकार भी कौन? हिंदुस्तानी। सर लोगों ने क्या किया बेटा? अगर मान लो फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल से रेट चेंज हो रही किसी गुड से किसी सर्विस पर, और आपको पता है कंप्लीशन बाद में होने वाला है, अब आपने इनवॉइस पहले इश्यू कर दिया और पेमेंट भी पहले ले लिया, और मान लो रेट पहले कितनी थी 18, अब कितनी हो रही 28, आपको रेट कम लगाना बेटा। तो अगर इनवॉइस और पेमेंट दोनों अगर पहले हो गए और बसंती अकेली बाद में बेटा कंप्लीशन, तो ऐसे केस में जयवीरू में जो पहले पहुंचेगा बसंती उसकी विचएवर इज अर्लियर, इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर, अगर दोनों मार्च या उससे पहले हो गए बेटा तो ऐसे केस में पुरानी रेट लगेगी बेटा। तो लोगों ने जानबूझ के क्या किया बेटा? इनवॉइस बैक डेट में इशू कर दिए, या मैं तो कह रहा हूं मार्च में बिल इशू कर दिया। कंप्लीशन होने वाला कब? अप्रैल में। रेट हो गई कितनी? 28 अप्रैल से, पहले कितनी थी बेटा? 18। अब सर पेमेंट क्लाइंट कब कर रहा है बेटा? मान लो 15 अप्रैल को कर रहा है, और सर डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट क्या मानते हैं बेटा? सर ध्यान देना बेटा, मान लो मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हो बेटा, आपने मुझे पेमेंट किया और मैं अपने बुक्स में एंट्री पास कर दूंगा रिगार्डिंग पेमेंट या एक्चुअल क्रेडिट इन माय बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। क्लियर? तो लोगों ने क्या शुरू किया बेटा? सर अप्रैल में क्या किया? अप्रैल में सर्विस कंप्लीट होने वाली है, पेमेंट एक्चुअली क्रेडिट कब हुआ है बैंक में? अप्रैल में क्रेडिट हुआ बेटा। एक्चुअली पेमेंट दिया ही कब था? अप्रैल में दिया था। पर सर लोगों ने क्या किया बेटा? सर इनवॉइस मार्च में इशू कर दिया और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास कर दी रिगार्डिंग पेमेंट की, पेमेंट आ गया मार्च में 31 मार्च को। तो सर इनवॉइस और पेमेंट विजुअल अर्लियर, मार्च अर्लियर हो गया, और मार्च के केस में टाइम ऑफ सप्लाई आ गया और रेट कम हो गई। सर 18% टैक्स लग जाएगा बच्चों। पर गवर्नमेंट ने क्या बोला? दिमाग खराब मत करना मंगल, तुम चोर, हम चुन चुन के पहुंचे हुए तो चोर है, जब कर हर मैदान फतेह। सर जब गवर्नमेंट हमारी, सरकार हमारी, देश के लोग भी हमारे, सर तो गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या? सर हम भी तो तुम में से चुन चुन के पहुंचे, और गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या? अगर डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, इन दोनों के बीच में अगर कभी रेट चेंज हुई है, और सर ऐसे केस में ध्यान देना बेटा, अगर 4 वर्किंग डे, जिस दिन रेट चेंज हुई है, जिस दिन रेट चेंज हुई है उसके 4 वर्किंग डे के अंदर अंदर अगर बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो गया तो ऐसे केस में डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्ली इज द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। पर अगर 4 वर्किंग डे के बाद में बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुआ है तो दिमाग खराब मत करना, एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट कब करिए हमें कंसर्न नहीं है, जिस दिन बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट होगा वही डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट कहला जाएगा। और सर ऐसे केस में आप जो प्लानिंग कर रहे थे सब सरकार ने फेल कर दी। कुल मिला के सर आई होप पॉइंट पूरा समझ में आ गया, और इसी के साथ सेक्शन 14 भी खत्म होता है। अब आई होप टाइम ऑफ सप्लाई भी आपको समझ में आ गया। सर सेक्शन में 12 गुड्स के लिए, सेक्शन में 13 सर्विसेज के लिए, सेक्शन में 14 बसंती जयवीरू व्हेनेवर देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। और हाँ सेक्शन में 14 में लिखा है क्या? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट सेक्शन 12 और 13, मतलब 12 13 में क्या लिखा उससे हमें कंसर्न नहीं है, टाइम ऑफ सप्लाई इसके अकॉर्डिंग ही निकलेगा। और बसंती जयवीरू इज द बेस्ट एग्जांपल जिससे ये सेक्शन आपके पूरे ग्रिप में आ जाएगा। मेजॉरिटी विन से आपका आंसर आएगा तो है, पर परफेक्ट नहीं आएगा। गुड इज नॉट इनफ फॉर सीए फाइनल, परफेक्शन इज रिक्वायर्ड, एंड परफेक्शन आपका बसंती जयवीरू से आएगा। माहौल के साथ पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए, खुश होकर पढ़िए, पूरी एनर्जी के साथ पढ़िए, एंड सर योर इफेक्टिव रिवीजन शुड बी देयर। रिवीजन इफेक्टिव भी होना चाहिए, एफिशिएंट भी होना चाहिए, और मस्त होकर पढ़ो। वी ऑल आर विथ यू, माय ऑल ब्लेसिंग्स आर विथ यू। पढ़ते रहिए, मस्त होकर पढ़िए, फुल एनर्जी के साथ। ऑल द बेस्ट माहौल, बाय बाय।